ये स्टेज 2 में भी पहुंच सकते हैं। मतलब अभी जो डेलीगेशन आ रहा है उसके साथ भी जेडी वांस आ सकते हैं, कुशनर और विटकॉफ के साथ जा सकते हैं जेडी वांस। ईरानी टीम से बातचीत का फॉर्मेट तय नहीं है। पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया था जेडी वांस के नहीं जाने का दावा, और अब यह कहा जा रहा है कि वो जा सकते हैं। जनरल कुलकर्णी, इस सब के बीच में ये तमाम जो 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 टेक्निकल निटी-ग्रिटीज हैं, इसके बीच में आपको क्या काम होता हुआ दिखाई दे रहा है? दुनिया का काम, शांति का काम, या आपको लग रहा है ये कुश्ती तो बहुत होगी लेकिन ये नूरा कुश्ती ही साबित होगी? बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। सवाल ये है, ज़रूर फ़ायदा एक कि लड़ाई नहीं हो रही, कम से कम ईरान के ऊपर बम नहीं बरस रहे, लेकिन ईरान अगले युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है, अमेरिका भी युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है। जो ब्रीदिंग स्पेस चाहिए था वो दोनों को मिल गया है। अब सवाल ये है कि इसके आगे क्या। यूएस जो है वो क्लियर है, न्यूक्लियर डील के बिना कोई डील नहीं होगी। ईरान का क्लियर है कि न्यूक्लियर को लेकर के कोई भी बातचीत नहीं होगी। तो जहाँ पे मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से हम बेसिक आते हैं, तो जहाँ पे स्टार्ट ही उनका गलत है, मतलब ये नहीं होगा और वो होगा, अगर दैट बी द स्टार्ट पॉइंट, फिर मुझे लगता है बातचीत करना बेकार है, फजूल है। लेकिन इस पूरे इसमें एक ही मुझे लगता है, कहीं ना कहीं अगर ईरान के ऊपर बम नहीं बरस रहे हैं तो ईरान को बहुत खतरा है। क्यों? धीरे धीरे करके ईरान अंदर से खोखला होगा और लोगों के बीच के जो उनकी आकांक्षाएं हैं वो पूरी नहीं होंगी और ईरान इम्प्लोड करेगा अंदर से। अब तीसरा सवाल यह आता है, चीन ईरान की कितनी मदद कर सकता है? क्या वाकई कर सकता है? हाँ, ट्रेन उसके साथ, क्योंकि शंघाई से लेकर के तेहरान तक ट्रेन आती है जो 15 दिन लेती है उसके लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए। अगर वो अभी भी चल रही है तो यस, लॉजिस्टिकल सप्लाई टू ईरान होता रहेगा। लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जहाँ से जल्दी से जल्दी जाया जा सकता था, वो जो है वहाँ पे रुकावट जो आ रही है, जिसके कारण तेल, क्योंकि अभी सैंक्शंस लगे हैं जो इनको बोलते हैं टी पॉट रिफाइनरीज, 15 एक टी पॉट रिफाइनरीज हैं चाइना की जो यहाँ से तेल उठाती हैं, स्मगल करती हैं, वो सब की सब बंद होगी। तेल जो है वो इनको नहीं जाएगा। ईरान को जो तेल, अपना चीन को जो तेल दे रहा है ईरान, वो तेल नहीं जा पाएगा। तो ये जो घेराबंदी है, इस घेराबंदी से सफोकेट होगा ईरान और इरिटेट होगा चाइना और फायदा होगा यूएसए को, क्योंकि इम्प्लोड करेगा ईरान। तो ये सब जो चीज़ें हैं देखना पड़ेगा ईरान को कि क्या वो वाकई ये जो IRGC है, जहाँ पे वाहिदी हैं जो जिसके पास कंट्रोल है, आरागीची के पास भी कंट्रोल नहीं, गालिबाफ के पास भी कंट्रोल नहीं, तो पेजेस्कियां तो बिल्कुल ही आउट। तो ऐसे हालात में जो वाहिदी हैं, जो पहले मिनिस्टर भी रह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं एमनी जहाज के इस पे, और यासी के इस पे वो इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं, और आज IRGC के वो कमांडर हैं, तो ऐसा आदमी जो बिल्कुल भी तैयार नहीं और लड़ने के लिए खड़ा है, मुझे नहीं लगता है कि कोई मिडिल पाथ निकालना बहुत कठिन होगा। और पाकिस्तान जो जिस प्रकार से लगा हुआ है मध्यस्थता करने में या मिडिलमैन की कार्रवाई करने में या हम कहें मैसेंजर का काम करने में, पाकिस्तान को ही नहीं पता है कि कब आएगा डेलीगेशन। पाकिस्तान पिछले 18 घंटे के कब से तैयार है, डेलीगेशन आ जाएगा। तो ये जो हालात है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ईरान को, मेरे से लगता है ईरान इम्प्लोड ना हो जाए अंदर से, क्योंकि जब लोगों को जबरदस्त नुकसान हुआ है, उनको खाना पीना रहना धोना, इतने 50 दिनों से इंटरनेट नहीं है, कैसे ट्रांजैक्शन कैसे होंगे, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर ईरान। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं सर, क्योंकि पहले स्ट्रेटजिस्ट जो ये सोच रहे थे कि अगर इसको दो चीजों में, ईरान एक तो ये चाहता है कि युद्ध व्यापक हो जाए, बहुत ज्यादा देश इसमें शामिल हो जाएं, और अगर ईरान युद्ध को खींचने में कामयाब होता है तो ये दोनों ही चीजें उसके बड़े काम आएंगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि जितना ये खिंचता जा रहा है, जितना ये स्थिति खिंचती जा रही है, उतने ही ईरान के भीतर से उसके इम्प्लोड होने के अंदेशे बढ़ते जा रहे हैं। इसको आगे डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले गुलाम अब्बास जो कि मौजूद हैं इस समय इस्लामाबाद में, उनके पास हम बहुत क्विकली चल सकते हैं और उनसे ये समझ सकते हैं कि गुलाम अब्बास, क्या कुछ सार्वजनिक किया जा रहा है? मैं समझ सकता हूं कि बहुत हाई स्टेक, बहुत हाई प्रोफाइल पूरा मामला, इसमें हो सकता है कि बहुत सारी चीजें बाहर नहीं आ रही हो, लेकिन कुछ ऐसा जो आप समझते हैं वर्थ मेंशनिंग है इस समय? जी बिल्कुल, ईरान का जो डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा था, उन्होंने मीटिंग्स तो अब कंप्लीट तकरीबन कर ली हैं, और इसके बाद ये मैं आपको बता सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग के बाद ये डेलीगेशन यहां पाकिस्तान से रवाना हो जाएगा मस्कत और उसके बाद मास्को के लिए। तो ये यहाँ पे नहीं रुक रहा है। हाँ, जो ईरान के डेलीगेशन की तरफ से एक मैसेज यूएस के लिए दिया गया, जो उनकी डिमांड्स थी, जो उनके पॉइंट्स थे, उसके ऊपर अब यूएस डेलीगेशन, जैसे जो कि कहा जा रहा है कि आज रात तक पहुंच जाएगा, उसके सामने ये सारे पॉइंट्स रखे जाएंगे।
और उसके बाद हमें सोर्सेज से ये चीज खबर मिल रही है कि अगर कोई पॉजिटिव आगे पेशरफ्त होती है, आगे कुछ ऐसा अमेरिकन की तरफ से पॉजिटिव रिएक्शन आता है, तो उसके बाद जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अराक्ची, वो वापसी पर, मॉस्को से वापसी पर एक बार फिर इस्लामाबाद आएंगे। तो ये इंतहाई अहम होगा कि अगर कोई पॉजिटिव सिग्नल मिलता है तो उसके बाद फिर वापसी पर उनका जो पाकिस्तान का इस्लामाबाद का विजिट दोबारा हो सकता है और उसके बाद बातचीत आगे बढ़ेगी। इस वक्त इनडायरेक्ट बातचीत जो है वो हो रही है, लेकिन जैसा कि आपने भी बताया कि काली बाफ, अभी ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनसे अगर किसी की कम्युनिकेशन है तो वो काली बाफ की है, उसके अलावा किसी की कम्युनिकेशन नहीं है, और वो भी रिटर्न में है, चिट्ठी के जरिए बातचीत होती है और चिट्ठी भी कोई 2 से 3 घंटे बाद सूत्रों से पता चलता है कि वो पहुंचती है उन तक। तो वो जो भी चीज होगी, जो भी पेशरफ्त होगी, उसके बाद जब वो ईरान में पहुंचाई जाएगी और उसके बाद सुप्रीम लीडर से उसके हवाले से गो अहेड लिया जाएगा, तो एक बड़ा लंबा प्रोसेस होगा। तो लगता ऐसा है कि जब रात को अमेरिकन डेलीगेशन पहुंचेगा और उसके बाद ही ये चीज सामने आएगी कि ईरान ने जो पॉइंट्स रखे हैं अमेरिका उस पर किस हद तक एग्री करता है। सबसे बड़ी डिमांड जो इस वक्त सामने आ रही है वो नाकाबंदी की है। ईरान ये चाह रहा है कि अगर आपने टेबल पे दोबारा वापस आना है तो सबसे पहले नाकाबंदी जो स्टेट ऑफ हॉर्मस की हुई है उसको खत्म किया जाए। क्या अमेरिका इसके ऊपर एग्री होता है? क्योंकि इससे पहले हमने डायलॉग में देखा, फर्स्ट राउंड में जब दोनों देश एक टेबल पे मौजूद थे तो उस वक्त दोनों ने ये कहा, माना कि इंचेस दूर थे वो एग्रीमेंट से। तो उस वक्त 2 चीजें थी जो मेन थी, एक स्टेट ऑफ हॉर्मस और दूसरा यूरेनियम का मामला। अमेरिकन काफी हद तक इस बात पे एग्री हो चुके थे कि जो रिजर्व उनके फ्रीज अकाउंट्स हैं ईरानियन के, उनको भी डीफ्रीज कर दिया जाए। लेकिन जहां पे मामला फंसा वो स्टेट ऑफ हॉर्मस और उसके साथ साथ सबसे मेन मुद्दा यूरेनियम का था, जिसके ऊपर मामला फंसा और उसके बाद वो एग्रीमेंट नहीं हो सका। अब इनडायरेक्ट टॉक्स शुरू हुई है, डिप्लोमेसी की विंडो जो है वो ओपन है, बैक चैनल ओपन रहा है और ये बातचीत अब आगे बढ़ने की इस हवाले से शंका है कि लगता ऐसा नहीं है कि सीज फायर जो है वो खत्म हो रहा है। ये 2 चीजें इसमें गुलाम अब्बास महत्वपूर्ण है। एक तरफ ये जो गालिबाफ का नहीं आना, ये समझा जा रहा है कि असल में उधर से जेडी वांस नहीं आ रहे हैं तो इधर से गालिबाफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक दूसरा नजरिया ये है जो वो कहता है कि असल में ऐसा समझा जाने लगा था IRGC की तरफ से कि कहीं गालिबाफ और अरागची ज्यादा मुखर होकर कहीं ऐसा तो नहीं है कि IRGC का पक्ष ना समझकर कहीं अमेरिका का वाला पक्ष जो है उसके ज्यादा करीब होने लगे थे, और इस वजह से भी क्या उनके अंदर इसको लेकर भी कहीं अंदर ही अंदर कोई बात चल रही है क्या कि किसको भेजा जाना चाहिए और कौन हमारा पक्ष रखने के लिए वाकई वैसे रख सकता है जैसा हम चाहते हैं, क्या ये बात भी है? और दूसरा ये भी कि इसको ट्रांजिट दिखाने की क्या जरूरत है? अगर आप आए हैं इस्लामाबाद और इस महत्वपूर्ण मौके पर आए हैं तो इसको ये बताना कि यहां से तो हम मॉस्को जाने वाले हैं या हम ओमान जाने वाले हैं, ये क्या बताता है? क्या ये बताता है कि ईरान का डेलीगेशन खुद भी ये चाहता है कि बहुत ज्यादा तुम ये मत सोचो कि हमको गरज पड़ी हुई है इसलिए हम यहां बातचीत करने के लिए आए हैं?